हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारे बीए हिस्ट्री की क्लासेस, जिसमें हम मेडिवल हिस्ट्री को कवर अप कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था, जिसमें मैं आपसे पार्ट 1 जो है डिस्कस कर चुकी हूँ। आज बात करेंगे हम पार्ट 2 की, जिसमें हम केंद्रीय प्रशासन यानी कि प्रशासन संबंधी जितनी भी बातें हैं आज उसको हम बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन को पढ़ेंगे और इस तरह जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के राज्य उपकरण में सबसे पहले मैंने आपको दिल्ली सल्तनत राज्य का स्वरूप बताया था, धार्मिक राज्य बताया, किस तरह जो है सैनिक राज्य रहा है, धार्मिक जो रहा है, खलीफा के साथ किस प्रकार का संबंध रहा है, राजस्व जो है राजस्व संबंधी सिद्धांत जितने हैं, जो इसमें जो दैवीय शक्ति पर ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे जो ये सुल्तान थे। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के सुल्तानों का शासन प्रबंध। देखिए, अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो दिल्ली के सुल्तानों का जो रहा है, जो पद्धति रही है जिस पर इनका पूरा शासन रहा है, अरबी रही है, फारसी रही है। ठीक है, तो आपको इन दोनों का भी मिक्सचर दिखेगा। आपको भारतीय पद्धति भी जो है इसमें देखने को मिलेगी और तुर्की पद्धति भी जो है, तुर्की पद्धति से भी ये अपने शासन को चलाते हैं। तो इन सभी पद्धतियों पर जो है इनका शासन पूरा टिका हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हम केंद्रीय प्रशासन की। सबसे पहले हम बात करेंगे सुल्तान और उसके अधिकार। क्या है सुल्तान? जो दिल्ली सल्तनत का जो मुखिया होता था, जो मेन हेड होता था, ये चीज़ आप समझेंगे। इसको क्या कहा जाता था? इसको सुल्तान कहा जाता था। अगर हम इसके उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो इससे कोई भी संबंधित कोई भी निश्चित नियम इनका कुछ भी नहीं था। मुसलमान, कोई भी मुसलमान जो है सुल्तान के मतलब कि पद के लिए एलिजिबल था। ठीक है, और ये सभी सुल्तान अपने आप को क्या मानते थे? जो ये सभी सुल्तान थे अपना ईश्वर की अपने आप को प्रतिछाया मानते थे। कुरान को ये सबसे ज़्यादा पूछते थे। कुरान में जो जितने भी नियम लिखे होते थे तो उन पर ये अपना शासन चलाने का अपना ये प्रबंध करते थे, अपना प्रयास करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सभी सुल्तान जो है कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, इन सभी के मुखिया के रूप में काम करते थे। और ये इन सभी जितने भी सुल्तान हैं ये दैवीय शक्ति पर निर्भर, पूरी तरह ये दैवीय शक्ति पर निर्भर रहते थे। उल्मा वर्ड जो है कल हमने पढ़ा था। अगर कोई धार्मिक विवाद आ जाता है तो ये उल्मा की जो है राय लेना कभी नहीं भूलते थे। अगर हम उल्मा वर्ड आ जाता है तो इस वर्ड का जो रिलेशन है वो सबसे ज़्यादा रिलेशन है आपका अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इस उल्मा पर पूरी तरह अंकुश लगा रखा था। वो इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता था। वो अपनी मर्जी से जो है अपना प्रशासन को चलाता था। अगर और बात करें हम सुल्तान की, तो सुल्तान है वो कैसा था? वो एक सर्वोच्च न्यायाधीश था। क्या था? वो एक सर्वोच्च न्यायाधीश था। ये एक प्रमुख सेनापति भी था। ये सब चीज़ें आपने लिखनी हैं और आपने इसको याद भी करना है। एक सर्वोच्च न्यायाधीश था, एक ये सेनापति था, प्रमुख सेनापति था। ठीक है, और सुल्तान अपनी मर्जी से ही अपने प्रशासन को चलाते थे। ठीक है, वे अपनी अदालत में बड़े बड़े मुकदमे और अपील संबंधी मुकदमे भी वो सुनते थे। नौकर चाकर उनके आसपास थी। ये सब चीज़ें आप लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि देश में शांति व्यवस्था अगर उन्होंने बनानी है तो निष्पक्ष न्याय देने का वो सुल्तान जो थे बहुत ज़्यादा प्रयास करते थे। अब बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपका मंत्रिपरिषद। देखिए, आप भी ये जानते हैं कि अगर हमने सरकार चलानी है तो हमें मंत्रिपरिषद चाहिए। अकेला आज का पीएम कितना काम कर लेगा? तो मोदी साहब ने भी बहुत अच्छे अच्छे जो है मंत्रिपरिषद बना रखा है, अच्छा मंत्रिपरिषद बना रखा है, उसमें मंत्रीगण बैठे हुए हैं। तो इसी तरह की जो है सुल्तान ने भी अपने मंत्रिपरिषद बना रखी थी। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में क्या होता था? विभिन्न तरह के मंत्री होते थे, उनको जो है एक ओहदा दिया जाता था और उसी हिसाब से वो अपना काम करते थे। ठीक है, जिस तरह आज मंत्री अपना काम करते हैं तो उस समय भी ऐसा ही था। ठीक है, सुल्तान ही समस्त शासन का केंद्र बिंदु होते थे। फिर भी वो अपनी सहायता के लिए, एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, वो आप भी समझ रहे होंगे। तो उसने क्या किया? मंत्रिपरिषद का गठन किया। अपने एक मंत्री बनाए, उनके अलग अलग विभाग बनाए और जैसे ही उनकी योग्यता थी, ईमानदारी थी, उसके अकॉर्डिंग उनको वो काम दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आप देखते हैं सबसे पहला बंदा कौन सा है? सबसे पहला बंदा है नायब।
कौन है ये नायब? नायब का पद जो होता था वो दुर्बल होता था, अयोग्य होता था। किसी भी जो है शासक को, कुशल शासक को या सेनापति को या अमीर हो उसको दे दिया जाता था। तो नायब को क्या कहा जाता था, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसको उप सुल्तान भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? उप सुल्तान भी कहा जाता था। अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो मलिक काफूर है, मलिक काफूर, इस मलिक काफूर का जो नाम है किससे जुड़ा हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नायब का पद दिया हुआ था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इसे लिखते हैं तो। अगला पद है वजीर का। वजीर कैसे होता था? प्रधानमंत्री, जो आज का पीएम है ना हमारे मोदी साहब, तो उस समय प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। अगर इसके विभाग की बात करते हैं तो वजीर से है, इस तरह आप ध्यान रखेंगे। याद करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो देखो करना पड़ेगा ना। तो वजीर है, इसके जो विभाग का नाम था उसे कहा जाता था दीवान ए विजारत। क्या कहा जाता था? दीवान ए विजारत। दीवान ए हर जगह होगा, वजीर से विजारत, वी आ गया, यहाँ भी वजी है, यहाँ पे विजा है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। वजीर का क्या काम था? वजीर जो होता था, अगर पीएम है तो ऑब्वियस सी बात है वो सभी मंत्रियों में उच्च होगा, जैसे पीएम है हमारे। परंतु नायब जो था सुल्तान का पद वजीर, परंतु नायब सुल्तान का पद वजीर से ऊपर था। ठीक है, क्योंकि नायब का पद क्यों था वजीर से ऊपर? क्योंकि वो उप सुल्तान था। हमने अभी अभी इस चीज को पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर होगा। पहले सुल्तान है, ठीक है, सुल्तान मेन बंदा, इसने अपना उप सुल्तान घोषित किया। हमने मलिक काफूर का नाम पढ़ा अभी अभी, जो अलाउद्दीन खिलजी का था, ये नायब हो गया। इसके बाद वजीर आ गया, इसका कौन सा विभाग था? दीवान ए विजारत। ठीक है, तो ये इससे क्या है? ये इससे ऊपर है। मुस्लिम विधिवेताओं ने वजीर को इमाम का नायब और सहायक बताया है। ठीक है, अल मारवदी ने वजीर को दो श्रेणियों में बांटा है, एक तो है वजीर तफवीद और वजीर तनफीज। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। वजीर तफदीद जो तनफीज था, तन मतलब कि कपड़ा जिस पे होता तन, उसको सीमित अधिकार प्राप्त थे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक दो श्रेणियां बटी हुई हैं। ठीक है, एक बार देखते हैं दोबारा से। देखिए, यहाँ पर वजीर तफवीद है और यहाँ पर वजीर तनफीज है। तफवीद क्या है? प्रथम श्रेणी के वजीर जो थे उनके पास असीमित शक्तियों का अधिकार था। तारीफ के काबिल हो आप, तारीफ असीमित होती है ना, तो इस तरह आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या था, जो शक्तियाँ थी बहुत ज़्यादा थी और वो इच्छानुसार जो भी इनके प्रतिनिधि होते थे वो इच्छानुसार अपने कार्य को करते थे और उनका कार्य खलीफा के आदेशों को लागू करना भी होता था। तनफीज हैं, तन पे जैसे कपड़ा सीमित होता है ना, ये तो नहीं है ना कि आप कारपेट पहन के छल पड़ोगे, इस तरह आप याद कर लेना कि वजीर तनफीज है, उसको सीमित अधिकार प्राप्त थे। वजीर के अधीन थे एक तो नायब वजीर थे, मुशरिफ ममालिक थे, मुस्तौफी हुए, ये आप देख सकते हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, और मुशरिफ ए ममालिक जो है प्रांतीय और अन्य विभागों का लेखा जोखा करता था। लेकिन जो मेन है आपको ये चीज़ याद रखनी है, वजीर तफवीद और तनफीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आरिज ए ममालिक। ये कौन होता था? आरिज ए ममालिक ये होता था सेना, जो सेना होता था उसका भी मंत्री होता था ना, तो उसको हम क्या कहते थे? आरिज ए ममालिक कहते थे। अब इसका काम क्या होता था? सैनिकों को भर्ती करना है, सैनिकों को ट्रेनिंग देनी है, उनको वेतन देना है, समय समय पर सेना को परेड करवानी है, घोड़ों को दागना हो गया, सैनिकों का हुलिया दिखना, जितने भी काम हैं सैनिकों से जुड़े हुए, तो ये सारे कौन करता था? आरिज ए ममालिक करता था। और अगर इसके विभाग की बात करते हैं तो अर्ज आ गया, यहाँ पे आरिज आ गया। आरिज ए मुमालिक के विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने ए अर्ज कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका दीवाने ए इंशा। इंशा ये आलेख विभाग और पत्र व्यवहार का कौन होता था? अध्यक्ष होता था। कौन? दीवाने ए इंशा। इसे दीवाने ए खास या अमीर मुंशी भी, कौन लिखता है? लिखा जो आज के टाइम में अगर हम मुंशी की बात करते हैं, लेखा जोखा कौन रखते हैं? मुंशी ही रखते हैं ना, तो ये उसी तरह से है। ये खास बंदा ही कोई कर सकता है, तो दीवाने खास या अमीर मुंशी इसको कहा जाता था। जितने भी सुल्तान के फरमान होते थे अगर उनको जारी करता था, सरकारी या पत्र व्यवहार की देखभाल करता था, ठीक है, और दबीर हो गए या क्लर्क जिनको आज हम बोलते हैं, इसके इसी कार्य में वो सहायता करते थे। यानी कि मुंशी की सहायता कौन करते थे? क्लर्क करते थे।
नेक्स्ट है आपका दीवान ए रसालत। रसालत कौन होते थे? ये विदेश विभाग का मंत्री होता था, दीवान ए रसालत। अब इसका काम क्या होता था? मान लीजिए हमारे देश में कोई आया है, राज्य में आया है, उसकी जो विदेशी आते थे उनकी वो देखभाल करता था, उनके ठहरने का प्रबंध करता था। ठीक है। और अगर मान लो कि हमारे भारत में उसकी विदेशी की मृत्यु हो जाती, जो उसकी संपत्ति होती थी परिजनों तक पहुंचाना, ठीक है, ये सब चीज़ें कौन करता था? दीवान ए रसालत। सबको अपने अपने काम बांटे हुए हैं, सारे काम सुल्तान नहीं करता था, ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका सद्र उस सुदूर। क्या है ये? सदर उस सुदूर। ये कौन होता था? ये धर्म विभाग का कौन होता था? अध्यक्ष होता था। अब इसका काम क्या होता था? जो इस्लाम की रक्षा करना है, मस्जिद हो गए, मकबरे हो गए, खानका हो गए, इन सभी का निर्माण करना है, तो ये सदर उस सुदूर, यानी कि धार्मिक कार्य से जितने भी जुड़े हुए काम हैं ये सदर उस सुदूर करता था। नेक्स्ट है काजी उल कुजात। ये बार बार आप एक मतलब आप इसको 4-5 बार लिख लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। काजी का पद भी आमतौर पर एक ही व्यक्ति यानी सदर उस सुदूर को ही प्रदान किया जाता था। जो ये बंदा है यही काजी उल कुजात भी था। ये न्याय विभाग का अधिकारी भी होता था। नेक्स्ट है मजलिस ए खलवत। ठीक है। उपयुक्त मंत्रियों के अतिरिक्त सुल्तान के सलाहकारों को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। इसमें कौन होते थे? सुल्तान के कुछ निजी मंत्री होते थे, कुछ विश्वसनीय पदाधिकारी होते थे, उलेमा शामिल होते थे। ये जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं अगर उसमें सलाह देनी है तो काम कौन करता था? मजलिस से खलवत करते थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरीद ए मुमालिक। अब बरीद कौन होता था? ये होता था गुप्तचर विभाग का मुखिया होता था और शासन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है। शाही अंगरक्षक और गुलाम जो सर एजार ज़दार और दीवाने बंदगान नामक अधिकारियों के अधीन होता था, इसको आप छोड़ सकते हो। इसके अतिरिक्त एक अमीर ए कोही, वेरी इंपॉर्टेंट, अमीर ए कोही नामक मंत्री भी होता था जो कृषि विभाग की कौन करता था? देखभाल करता था, अमीर ए कोही। अब बात करेंगे हम इनका प्रांतीय प्रशासन कैसा था। उम्मीद है आपको केंद्रीय प्रशासन समझ आ गया होगा। अब अगर जैसे मान लीजिए कि अपने प्रशासन को चलाना है तो इतना बड़ा प्रशासन है तो वो क्या करते थे? वो बहुत सारे प्रांतों में उसको बांट देते थे। बात करेंगे हम अगर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की तो अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल में, गुजरात में, जौनपुर, मालवा, पंजाब, दिल्ली, खानदेश, दिल्ली, सभी सभी जो ये जगह आपको मैंने बताई है आदि महत्वपूर्ण इसमें प्रांत थे। जो प्रांत था उसका कोई मुखिया भी होगा तो मुखिया को क्या कहा जाता था? वली। वली का मतलब क्या है? गवर्नर हो गया, प्रांत का गवर्नर हो गया या सूबेदार हो गया। अब आपको ये चीज़ सारी ध्यान रखनी है। ठीक है। क्या है? प्रांत है, प्रांतों में बांट देते थे और उसमें वली कहा जाता था, उसको गवर्नर कहा जाता था, उसको सूबेदार कहा जाता था। तो ये चीज़ आपने सारी की सारी ध्यान रखनी है। ठीक है। मुस्लिम विधिवेताओं के अनुसार सल्तनत कालीन प्रांतिपति दो प्रकार के होते थे, जिनमें एक तो था इमरात ए तफवीद जो सीमित अधिकार वाले थे और एक जो थे इमरात ए खस जो असीमित अधिकार वाले थे। ठीक है। अब जो बर्नी एक इतिहासकार हैं उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने ये बताया है कि जो प्रांतों की संख्या होती थी वो होती थी 20 जो होती थी प्रांतों की संख्या होती थी और प्रांतों को इक्ता इक्ता और जो इनका कल मैं आपको कराऊंगी इक्ता प्रथा। जो प्रांतों को इक्ता कहा जाता था और जो इनका मुखिया होता था उनको मुखियों को क्या कहते थे? इक्तेदार कहते थे। इनको याद करने का सिर्फ एक तरीका है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने इक्ता लिख लिया, जैसे प्रांत लिख लिया, प्रांत को क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। अब इक्ते का जो मुखिया होगा, मुखिया इस तरह आप अपने जो है अपने एक जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है। प्रांत हो गया, प्रांत का इक्ता हो गया, उसका मुखिया क्या हो गया? मुखिया हो गया इक्तेदार। ये लिखने का तरीका है, एक लाइन में मत लिखिए, बोरिंग लगता है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति जो थे महत्वाकांक्षी थे। अब बात करेंगे हम स्थानीय प्रशासन की, अपना स्थानीय लोकल कैसे संभालते थे। आरंभ में प्रांतों या एकताओं को स्थानीय प्रशासन में विभाजित नहीं किया जाता था, परंतु 14वीं शताब्दी में पश्चात क्या हुआ? प्रांतों को आगे जिलों में विभाजित किया, जैसे आज बने हुए हैं। जिलों को क्या कहा जाता था? जिलों को कहा जाता था शिक। शिट होता है ना, शिक। और उसके मुखिया को क्या कहा जाता था? उसके मुखिया को कहा जाता था अमील या नाजिम, उसको कहा जाता था। एक शहर की अगर बात करें, एक शहर जो था या 100 गांव का प्रशासन,
यानी कि एक शहर किसके कितने को बराबर था, 100 गांव का। तो 100 गांव के समूह का जो प्रशासन था वो किसके द्वारा चलाया जाता था, वो चला जाता अमीर ए सदा। इस तरह आप याद करेंगे, अमीर ए सदा के जो है के द्वारा, सदा के द्वारा चलाया जाता था 100 गांव के समूह को, या शहर उसको आप बोल सकते हो। उसकी इसकी अब ये अमीर ए सदा है, ये अकेला बंदा 100 गांव को कैसे संभाल सकता है, तो इसके लिए आगे इसने अधिकारी नियुक्त किए हुए थे। उसमें से नाम कौन कौन से हैं, मुतशरीफ, कारकुन, बलाहर, मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, प्यादा। तो ये सभी के सभी जो है अधिकारी नियुक्त किए जाते थे प्रशासन को चलाने के लिए, क्योंकि हर चीज़ एक बंदे पे डिपेंड नहीं हो सकती है। अब बात करें हम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी गांव। और गांव का शासन जो आज भी चलाया जाता है वो पंचायत द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, ठीक है। और गांव का मुखिया मुकद्दम हो सकता था, पटवारी और चौकीदार की सहायता से चलाया जाता था। और जैसे आज काम होते हैं वैसे ही हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। न्याय प्रबंध कैसे होता था। अब न्याय की जहाँ बात होती थी उसका जो मुखिया होता था वो स्वयं सुल्तान ही होता था। और ये कैसे काम करता था, कुरान के नियमों के अनुसार ही अपना न्याय करता था। सुल्तान क्या करता था, वीक में 2 टाइम्स जो है अपने दरबार में आता था, वो सारे मुकदमे सुनता था और लोगों का न्याय करता था। मुकदमों का जो निर्णय था वो किसके आधार पर किया जाता था, कुरान के नियमों पे के अनुरूप और शरीयत के अनुरूप जो है यहाँ पर किया जाता था। इतनी चीज़ आपने जो है ध्यान रखनी है। पुलिस और डाक प्रबंध की बात करें तो क्या था, एक पुलिस विभाग का गठन किया गया था जो मुखिया होता था। अब ये छोटी छोटी बातें हैं ये जो आपने याद रखनी है। जो पुलिस विभाग का मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था कोतवाल। ठीक है, जिसकी इस कोतवाल की नियुक्ति कहाँ की जाती थी, जो बड़े बड़े नगर होते थे ना जहाँ बहुत ज़्यादा नीड है तो वहाँ इसकी नियुक्ति की जाती थी। सल्तनत काल में गांव और कस्बों में पुलिस का कोई भी प्रबंध नहीं किया जाता था। स्थानीय अधिकारी ही ये काम करने में सक्षम थे, वो अपना शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। ठीक है, और पुलिस विभाग के अधीन एक जो है गुप्त विभाग भी होता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, पुलिस विभाग के अधीन एक गुप्त विभाग भी होता था। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी का फिर से नाम आ गया है। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने एक जो है गुप्तचर विभाग भी जो है एक जाल उसका बिछा रखा था, जो क्या करते थे एक से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब बात करेंगे हम सैनिक प्रबंध की। इनका सैनिक प्रबंध कैसा था। ठीक है, तो इसमें जो मेन बात आपको याद रखनी वो ये है कि सुल्तान द्वारा भर्ती की जाने वाली सेना, इस सेना को हश्म ए क्लव कहा जाता था। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जो भर्ती की जाती थी सेना उसको क्या कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था, हश्म ए क्लव कहा जाता था। जो दूसरी सेना वो होती थी जिसकी भर्ती सामंतों और इक्तेदार द्वारा जो की जाती थी। ठीक है, जो सामंत हो गए, जो इक्तेदार हो गए, जो उनके द्वारा की जाती थी। और अगर उनको नीड है तो सुल्तानों के युद्ध में ये सहायता करते थे। तो इन्हें हश्म हश्म ए वो तो नाम हो गया, वो क्लब है। ठीक है, क्लब में होते हैं ना व्यक्ति होते हैं, तो इस तरह आप याद कर लेना, क्लब में व्यक्ति जो है उनकी भर्ती की जाती है। लेकिन अतरफ अतरफ अतरंगी हैं। अतरफ तो अतरफ क्या होते थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अतरंगी काम ये करेंगे, तो इस तरह आप याद कर लेना। ठीक है, सामंतों में, सरदारों में, प्रांतपतियों में सेना की भर्ती के लिए बड़ी बड़ी उनको जागीरें दी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा सुल्तान एक सैनिक विभाग भी क्या करते थे, एक स्थापित करते थे। इनका क्या था, एक सैनिक विभाग भी था, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे कहा जाता था दीवान ए आरीज। क्या कहा जाता था, दीवान ए आरीज कहा जाता था इस सैनिक विभाग को। ठीक है, और दीवान ए आरीज है तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो क्या करा था, आरीज ए मुमालिक। ठीक है, सेना में क्या क्या होता था, देखो पैदल सेना को ये क्या कहते थे, पायक कहते थे। ठीक है, और घुड़सेना जो थी, घुड़सवार सेना भी 2 प्रकार की थी। जिनके पास एक घोड़ा होता था उन्हें सवार कहा जाता था, 2 घोड़े होते थे तो उनको अस्प या मुर्तब कहा जाता था। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हो। तोप खाने भी होते थे, और तोपों को उस समय क्या कहा जाता था, मंगनीक और अर्रात कहा जाता था। देखिए याद करना ही पड़ेगा। और सुल्तानों ने अपनी सेना का संगठन किस आधार पर किया था, दशमलव प्रणाली के आधार पर जो है इन्होंने अपनी सेना का संगठन किया था। कैसे किया था वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए 10 अश्वारोही है, 10 अश्वारोही की एक सैनिक टुकड़ी है, समूह बन गया ना, तो उनको कहा जाता था सर एक खैल। 10 है तो सर एक खैल हो गए हैं। अगर 10 सर एक खैल हैं तो इस तरह ही याद करेंगे जिस तरह मैं लिख रही हूँ।
अगर 10 सर एक खैल हैं तो क्या है, एक सीप सलाहार होगा इनके ऊपर। क्या होगा, सीप सलाहार। ठीक है। और अगर हम बात करें 10 सीप सलाहार है तो कौन होगा, अमीर होगा। ठीक है। फिर 10 अमीर हैं, 10 अमीर हैं तो एक क्या होगा, एक मलिक होगा उनके ऊपर। और 10 मलिकों के ऊपर कौन होगा, एक खान होगा। ठीक है। तो इस तरह जो है आपको याद रखनी है। 10 अश्वारोही हैं, उनकी सैनिक टुकड़ी है, उनको सर एक खैल। 10 सर एक खैल है तो उसके ऊपर एक सीप सलाहार है। 10 सीप है सलाहार है, उसके ऊपर एक अमीर है। 10 अमीर हैं तो मलिक है। और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होगा। मलिक, खान, सीप सलाहार, सर है खैल, अश्वारोही। तो इस तरह आप याद रखेंगे। ठीक है। दाग तथा हुलिया प्रथा भी इसमें चला था कि किस तरह जो था कि अगर आपको अनुशासन बनाए रखना है तो इसमें क्या करते थे, घोड़ों को दागा जाता था, यानी कि सैनिकों का हुलिया दिया जाता था। ठीक है। जिस तरह अपना आज आधार कार्ड है। वेतन भी इनको दिया जाता था। पहले वेतन नहीं दिया जाता, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ना जो वेतन था बिल्कुल परफेक्ट था। उनको एक निश्चित वेतन दिया जाता था। वस्तुओं के मूल्य भी इसने निर्धारित कर रखे थे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम में। दुर्ग की बात करें तो दिल्ली के सुल्तानों ने अपने साम्राज्य के मंगोलों से करने के लिए अनेक जो है दुर्गों का निर्माण किया। बड़े बड़े इन्होंने फोर्ट बना दिए, किले से बना दिए कि अपने जो है अपने एरिया की सुरक्षा कर सके और एक सशस्त्र सैनिक उपलब्ध करवाए, गुप्तचर रखे। ठीक है। जो जितनी भी इनकी सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा को निश्चित कर सके। वित्त प्रबंध में अगर हम बात करें तो ये इसमें बताया गया है कि ये अपना फाइनेंशियल कैसे संभालते थे। तो 5 साधन बताए गए हैं कि किस तरह ये अपने फाइनेंशियल चीज़ों को संभालते थे। सबसे पहला है उशर। उशर क्या था, उशर एक टैक्स था जो मुसलमानों से लिया जाता था। उशर भूमि कर के रूप में लिया जाता था। और जिस भूमि पर प्राकृतिक साधनों से सिंचाई होती थी उससे क्या करते थे, ये 1/10 जो है भूमि कर लेते थे, टैक्स लेते थे। और जिस भूमि की नदी तालाबों, कुओं आदि से सिंचाई होती थी उसका 1/3। मान लीजिए कि प्राकृतिक साधनों से अगर सिंचाई हो रही है, प्रकृति आपको कुछ दे रही है तो वहां तो आपसे लेंगे 1/10 टैक्स। और मान लो कि नदी से सिंचाई हो रही है, तालाब से हो रही है, कुएं से हो रही है, तो वहां ये लेते थे टैक्स 1/3। तो ये क्या कहा जाता था, टैक्स क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था उशर। नेक्स्ट है खिराज। खिराज क्या होता था, खिराज लिया जाता था गैर मुसलमानों से। खिराज किसे लिया जाता था, गैर मुसलमानों से। ये भी क्या होता था, भूमि कर होता था। अब मान लीजिए कुल उपज है तो उसमें से 1/10 से 1/2 भाग तक लिया जाता था। जक़ात क्या था, जक़ात एक तरह का धार्मिक टैक्स था जो संपन्न मुसलमानों पर लिया जाता था। मान लीजिए आपकी 100% आय है, कुल आय है, तो उसका 2.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो टैक्स आप देते थे ये किस चीज़ के लिए था, कि जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है और जो मुसलमानों की भलाई करना है उसके लिए खर्च किया जाता था। नेक्स्ट है आपका खम्स। ये मान लीजिए युद्ध में जो लूटा हुआ सामान होता था, संपत्ति होती थी, तो उसके लिए खम्स इकट्ठा किया जाता था। और इसका 1/5 भाग को ये राजकोष में ही जमा करते थे, जैसे दे दिया। और 3/4 भाग ये क्या करते थे, सैनिकों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो सभी सुल्तानों ने क्या किया है, लूट का 3/4 भाग अपने खजाने में जमा किया है और 1/5 भाग उन्होंने सैनिकों को दिया है। तो ये चीज़ भी सोचने लायक है। जजिया कर क्या था, जजिया कर आपने नाम ज़रूर सुना होगा। जजिया कर जो था वो गैर मुस्लिम टैक्स था। यह कर जो था मुस्लिम राज्य में गैर मुसलमानों को अपनी रक्षा के बदले देना पड़ता था। और आर्थिक दृष्टि से कोई संपन्न वर्ग है तो वो 48 दिरहम देता था और मध्यम श्रेणी में 24 देता था। देखिए 12 का पहाड़ा ही है, 12×2 12 चौक 48, तो ये प्रतिवर्ष जो है दिया जाता था। नेक्स्ट है आपका भूमि कर। जो राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत होता था वो भूमि कर भी होता था। भूमि से टैक्स लेते थे, जो भूमि की दशा को सुधारने के लिए टैक्स लेते थे। ठीक है। 4 भागों में जो है सुल्तान ने भूमि को 4 भागों में इसने विभाजित किया हुआ था। सबसे पहली है खालसा भूमि, दूसरी है आपकी इक्ता की भूमि, तीसरी है हिंदू सामंतों की भूमि और चौथी है आपकी वक्फ की भूमि। अब जो खालसा भूमि होती थी, खालसा भूमि पर सुल्तान का अधिकार होता था।
ठीक है। खालसा भूमि किस पे होती थी? ये जो होती थी ना आपकी सरकार की होती थी ये, ठीक है। तो खालसा भूमि पर सुल्तान का अधिकार होता था, और जो इस पे लगान इकट्ठा होता था इस खालसा भूमि पर, तो इकट्ठा करने के लिए इसने चौधरी और मुकद्दम की जो थी क्या करी थी, नियुक्ति की थी। किसकी की थी? चौधरी और मुकद्दम की। और उनके ऊपर प्रत्येक शिक में क्या था, एक अमील की भी नियुक्ति की जाती थी, जो भूमि कर इकट्ठा करके सुल्तान को भेजता था। ठीक है। अब बात करेंगे हम इक्ता की भूमि की, वो कैसा था? इक्ता की भूमि का जो प्रबंध होता था वो होता था मुक्ति भुक्ति या इक्तदारी करते थे। जैसे मान लो कि टैक्स हो गया, अपना खर्चा काट लिया, बचा लिया और सुल्तान को वो भेज देते थे। ठीक है। और जो इक्ता था, जैसे भूमि का एक टुकड़ा होता है, उसमें राजस्व की देखरेख के लिए इन्होंने ख्वाजा, अब ये सारे अधिकारी आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, देखो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम। ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। हिंदू सामंत अपनी भूमि से स्वयं कर इकट्ठा करते थे, और वे अपना एक खर्चा काट लेते थे, और वो सुल्तानों को एक निश्चित राशि जो थे प्रतिवर्ष हर साल भेज देते थे। और इमाम और वक्फ भूमि पर लोगों को वंशानुगत अधिकार होता था। ये भूमि भूमि कर से क्या होती थी? मुक्त होती थी। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी किसानों से कुल उपज का 1/2 भाग जो है भूमि कर लेता था। और मोहम्मद तुगलक की बात करें तो उसने 5 से 10 गुना इसमें वृद्धि की है। सभी सुल्तान क्या थे? सभी सुल्तान जो है कृषि सुधारों पर बहुत ज़्यादा बल देते थे। बल्कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने कृषि योग्य भूमि की बहुत ज़्यादा पैमाइश भी करवाई है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी ने हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। ठीक है। मोहम्मद तुगलक की बात करें तो उसने दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की भी स्थापना की है। तुगलक ने कृषि की दशा को सुधारने के लिए विभिन्न नहरें बनाई हैं, कुएं बनवाए हैं, तालाब बनवाए हैं, सभी का निर्माण जो है उसने किया है। अब बात करेंगे हम आय के अन्य साधनों की। करों के अतिरिक्त जो है, जैसे खानों से प्राप्त जो है आय हो गए, गड़ा हुआ खजाना हो गया, उपहार हो गए, कोई उपहार आपको दे जाता है, आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है काम, यात्रा पर टैक्स लगा दिया। जैसे मान लो जो कोई उत्पादन हो रहा है, कोई वस्तु पर उत्पादन हो रहा है, उस पर आपने टैक्स लगा दिया, जुर्माने लगा दिए, सिंचाई पर लगा दिया। तो इस तरह से जो है ये अपनी आय को ये बटोरते थे, तरह तरह के टैक्स से ये बटोरते थे। और आय को सुल्तान अपने राज परिवार की देखभाल में, सेना के वेतन में, इन सभी चीज़ों में वो जो है अपने काम खर्च करता था। तो ये रहा आज का पार्ट 2। कल हम पार्ट 3 करेंगे। इक्ता प्रणाली कल हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर आप मैक्सिमम करेंगे, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करेंगे, ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट पर ज़रूर विज़िट कीजिए। आपके जो एग्ज़ाम हैं वो बिल्कुल नज़दीक है, एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल नज़दीक हैं, तो बस आप कमर कस लो। और हम जो है अब डेली कर ही रहे हैं, तो जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं किया तो अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करें, और जिन्होंने कर लिया है तो वो अपनी रिवीजन के तौर पर जो है ये वीडियोस देखिए, क्योंकि ये बहुत ही आपको बेनिफिट देंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, अगर हम एक बार वीडियो को सुन लेते हैं और उसके बाद अपनी अपनी किताब को पढ़ते हैं, अपनी बुक्स को पढ़ते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी ईजी हो जाती है। ठीक है। तो यही पर्पस होता है। आपको ये होगा कि अगर आपने कर लिया, आपको समझ आ गया है, तो 1.5x की स्पीड पर या 2x की स्पीड पर आप इसको सुनिए, समझिए और अपनी बुक को पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए अगर आपको जहाँ लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हिस्ट्री को याद करना ही सबसे ज़्यादा टफ टास्क है। हम उस चीज़ को पढ़ तो लेते, हमें लगता है कि हमें समझ आ गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको हम जब तक लिखेंगे नहीं, उसको हम जब तक बार बार देखेंगे नहीं, तो वो चीज़ याद नहीं हो सकती। ठीक है। तो चलिए, ये थोड़े से टिप्स थे मेरी तरफ से। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर, और कल मिलते हैं एक नए सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।